हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप हिंदी विषय से नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हैं हम हमेशा की तरह 125 प्रश्न, जहां पर ज़रूरत होगा प्रश्नों का व्याख्या विश्लेषण भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में नहीं को मार्क कर देंगे, ठीक है ना। तो दो एकांत, डूबते मस्तूल, प्रथम फागुन, ठीक, ये तीनों रचनाएं जो है नरेश मेहता की हैं। अनदेखे अनजान पुल, ये राजेंद्र यादव की रचना है। राजेंद्र यादव की रचना है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किसको नहीं मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की लिस्ट आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि लगभग एक आध क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है। नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन, निर्मल वर्मा। नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। नरेश मेहता को 28वां मिला है। दिनकर जी को 1972 में मिला है और निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए 1999 में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा जो है यह धर्मवीर भारती का उपन्यास है। किसका रचना है? धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने 1936 में की है, ठीक है। इसकी भाषा बहुत ही सरल है, गांव की भाषा है, सबके समझने लायक भाषा है। इस भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग हुआ है, ठीक है। व्यंजनापूर्ण प्रयोग हुआ है। व्यंजनापूर्ण कठिन भाषा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सरल और बोलचाल की भाषा है। तो यहाँ पे विकल्प सी जो है सही है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है, गोदान उपन्यास है, ये 1936 में रचा गया, मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? बंकिम चंद्र जी का आनंद मठ है, जानते हैं आप, ठीक है। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। राष्ट्रगीत यहीं से लिया गया है, वंदे मातरम। बीनू का सपना, ये अखिलेश श्रीवास्तव जी का है, ठीक है, अखिलेश श्रीवास्तव जी का है ये। और दौड़, दौड़ रचना है ममता कालिया का, ममता कालिया का है। और कतरा दर कतरा सुषमा वेदी की रचना है, सुषमा वेदी की रचना है, ठीक है। आनंद मठ जानते हैं आप, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। तो पदात्मक भावभूति पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की? पदात्मक भावभूति पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की? तो ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने किया है। विकल्प बी इस प्रश्न में सही है। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत बार आ चुका है नीला चांद जो उपन्यास है, शिव प्रसाद सिंह जी का है। विकल्प डी सही है। मुझे चांद चाहिए, बता दीजिए किसकी रचना है इस, ठीक है। नीला चांद किसकी रचना है? शिव प्रसाद सिंह का। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं बहुत बार आ चुका, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है अज्ञेय जी का। अज्ञेय जी का क्या है? यात्रा वृत्तांत है। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1863 में हुई। विकल्प ए सही है। और हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं माना है? हिंदी एक जीवंत भाषा है। जीवंत का मतलब अन्य भाषाओं के शब्दों को यह क्या करता है? ग्रहण करता है और आगे बढ़ता जा रहा है। अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की शक्ति है, इसमें सही है। भाषा विशुद्धता का आग्रह, भाषा विशुद्धता का आग्रह नहीं, इसमें से क्या बताना था? एक गुण, ये गुण यही है इसका। विकल्प ए सही है। अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की शक्ति है इसमें। जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को साधारणीकरण कहते हैं। विकल्प डी सही है। जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को साधारणीकरण कहते हैं। किलकत कान घुटुरुवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। उपर्युक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस का आलंबन कौन है? यहाँ पे कृष्ण के बचपन जीवन का, ठीक है, बाल्य जीवन का वर्णन किया गया है और इसमें आलंबन पूछ रहा है, तो आलंबन इसमें बालक कृष्ण, श्री कृष्ण जी हैं। विकल्प डी सही है।
और खड़ी बोली का उद्भव हुआ है। खड़ी बोली का उद्भव कहाँ हुआ है? खड़ी बोली का उद्भव पश्चिमी हिंदी में आता है। आप जानते हैं पश्चिमी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं और उसमें एक खड़ी बोली भी है, इसे कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी की कुल 18 उपबोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में 5, राजस्थानी हिंदी में 5, पूर्वी हिंदी में 3, बिहारी हिंदी में 3, 2 पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी में 5 हैं। कौन कौन? एक तो ब्रज है, कौरवी यानी कि खड़ी हिंदी है, एक ढूंढारी या हरियाणवी कहते हैं उसको, और एक बुंदेलखंडी है और एक कन्नौजी है। ठीक, ब्रज, बुंदेलखंडी, ठीक, और कौरवी जिसे खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, बंगारू यानी कि हरियाणवी, और एक कन्नौजी। 5 बोली। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? विभत्स का जुगुप्सा है। विकल्प डी सही है। जुगुप्सा का मतलब घृणा। भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? भय की स्थिति में भयानक रस की उत्पत्ति होगी। और क्या? विकल्प डी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ऐतिहासिक नाटककार बताना है तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। विकल्प डी सही है इस प्रश्न में। एकलव्य नामक कृति के लेखक बता दीजिए। एकलव्य नामक कृति किसकी रचना है? यह राम कुमार वर्मा की रचना है। विकल्प बी सही है। बादल की मृत्यु, रेशमी टाई भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। एकलव्य है, यह है। बादल की टाई याद कर लीजिए और रेशमी टाई और बादल की मृत्यु। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? बहुत बार पढ़ चुके हैं और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। शारदिया के नाटककार बताइए। शारदिया के नाटककार की बात करें तो 4 विकल्प में जगदीश चंद्र माथुर जी सही आंसर है। विकल्प सी सही है यहाँ पर। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके यानी कि उसे क्या कहेंगे? दुर्लभ। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। प्रत्यय शब्द का निर्माण कैसे होता है? प्रत्यय का निर्माण प्रति धन आय होगा और इसमें यण संधि होगा। यण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभिसरण का यहाँ पे क्या बताना है? विलोम बताना है। अभिसरण का विलोम क्या होना चाहिए? तो अपसरण होना चाहिए। विकल्प बी सही है। सुसुप्त का जागृत होता है। सुसुप्त का क्या होता है? जागृत होता है। क्या? विलोम। जलज का अर्थ कमल है तो जलद का क्या होगा? देखिए, जल का जैसे जल नीर तोय अम्बु, पानी के आगे ज लगा दीजिए। जैसे जल बोले हैं तो पानी का हो गया जल नीर तोय अम्बु, और उसके आगे अगर ज लगा देंगे तो कमल का हो जाएगा। द लगा देंगे तो ये मेघ मतलब बादल का हो जाएगा, और धी लगा देंगे तो समुद्र का हो जाएगा। तो यहाँ पे जलज का मतलब कमल है। अगर देखिए जल मतलब पानी, और इसमें जल और जोड़ दिए तो कमल, द जोड़ दिए तो बादल, और धी अगर लगा देते तो हो जाता समुद्र। ठीक ना। असित का अर्थ खाया हुआ है तो असित का अर्थ क्या है? एक में तालव्य स है और दूसरे में दंत स है। तो एक का अर्थ क्या हुआ? खाया हुआ। तो दूसरे असित का अर्थ काला होता है। विकल्प ए सही है यहाँ पर। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ऐसा हो सकता है अभी राणा इधर सोच रहे थे कि कैसे तालाब को, नदी नाले को पार किया जाए, तब तक चेतक क्या किया? कूद कर उस पार चला गया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। विकल्प डी जो है सही है। इसमें से कौन सा पूर्णोपमा नहीं है? पूर्ण उपमा नहीं है। पूर्ण उपमा इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो पड़ी थी बिजली सी विकराल, ये क्यों होगा? क्योंकि इसमें उपमेय का लोप हुआ है। ठीक है, जिसमें चारों अंग उपस्थित होते हैं वहाँ पे क्या होता है? पूर्णोपमा होता है, और यहाँ पे उपमेय का लोप है, इसी कारण इसमें पूर्णोपमा नहीं है। विकल्प ए सही है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, लंका सिगरी जल गई। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? आग लग नहीं पाई तब वो लंका सिगरी जल गई। और गए निशाचर भाग, निशाचर भाग गए, इसमें कौन सा होगा? अतिशयोक्ति होगा। हनुमान के पूंछ में आग लग न पाई लेकिन लंका सारी जल गई, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन रोक सकता है उसकी गति? कौन रोक सकता है उसकी गति? गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार बताना है। यहाँ पे प्रश्न अलंकार होगा। विकल्प बी सही है। कौन प्रश्न पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे प्रश्न अलंकार होगा। उपेंद्र व्रजा
छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? यह एक वर्णिक छंद है और इसमें 11 वर्ण होते हैं। विकल्प ए सही है। अगर इसका फार्मूला की बात किया जाए तो जगड़ तगड़ जगड़ और के साथ लास्ट में 2 गुरु होते हैं। जैसे उपेंद्र वरजा जो है एक वर्णिक छंद है तो जगड़, ठीक है। इसका जो पहचान है सूत्र है जगड़, पहले जगड़ आएगा फिर तगड़, ठीक, जगड़ तगड़ फिर जगड़ और लास्ट में 2 गुरु आ जाएगा। तो जगड़ में कितना मात्रा होता है? लघु गुरु लघु, तगड़ में गुरु गुरु लघु और जगड़ में फिर लघु गुरु लघु और लास्ट में 2 गुरु। जहाँ पे ऐसे वर्ड आएंगे वहाँ पे कौन सा होगा? उपेंद्र वरजा छंद होगा, ठीक ना। आप निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? निर्मल वर्मा का उपन्यास बताना है, इनमें से कौन सा है? पटारंग पुराण है कि लेकिन दरवाजा है कि अंतिम अरण्य है कि खिलोगे तो देखेंगे, इनमें से कौन सा है? बता दें कि अंतिम अरण्य जो है यह निर्मल वर्मा की रचना है। यह क्या है? एक उपन्यास है, उसमें लिखा भी गया है। और पंढरपुर पुराण जो है यह मृणाल पांडे की रचना है, मृणाल पांडे की रचना है। खिलोगे तो देखेंगे यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। हिंदी साहित्य के प्रति इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। लेकिन दरवाजा पंकज विष्ट की रचना है। किसकी? पंकज विष्ट की रचना है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी है। विकल्प डी सही है इस प्रश्न में। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? दलित चेतना के बारे में बताना है। ठाकुर का कुआं जो है दलित चेतना पर आधारित है। बहुत ही बढ़िया कहानी है ये, दिल पिघलाने वाला। इसमें क्या होता है कि एक पिता और नहीं, एक पिता नहीं, एक स्त्री होती है और उसके पति, ये 2 लोगों की कहानी को दिखाया गया है। इसमें क्या करते हैं? मजदूर होते हैं जो दलित मजदूर, वो ठाकुरों के पास काम करने से मना कर देते हैं क्योंकि उनको अपेक्षित जितना मतलब उचित वेतन नहीं दिया जाता है, मजदूरी नहीं दिया जाता है। तो उपेक्षा करते हैं काम करने से कि काम नहीं करेंगे जब तक उनको उचित वेतन न दिया जाए। तब ये ठाकुर लोग क्या करते हैं कि दलितों के कुएं में एक मरा हुआ जानवर फेंकवा देते हैं। तो उससे कुएं का पानी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। और कई दिनों के बाद जब पता चलता है इसमें बास आने लगता है तो यहाँ के पानी नहीं पी पाते हैं सब, क्योंकि संक्रमित हो गया। तो जाते हैं पानी खोजते हैं और मांगने जाते हैं पानी, तो ये लोग देते नहीं हैं। कहते हैं तुम लोग काम नहीं करोगे तो हम नहीं देंगे। तो क्या करती है एक स्त्री, जो पति और पत्नी की बात कर रहे हैं हम, उस समय से पति उसका बीमार हो जाता है संक्रमित पानी पीने के या किसी वजह से। तो ये पत्नी जाती है चोरी चोरी पानी लाने, लेकिन पानी वहाँ से नहीं मिल पाता है। रात में चोरी करने जाती है पानी का, लेकिन वहाँ पे पहरेदारी लगवा देते हैं सब, पानी नहीं ला पाती है। तो ये क्या करता है? यही संक्रमित पानी पीता है और मर जाता है। बहुत ही दिल दहलाने वाली, ठीक है। आप सब बढ़िया से पढ़ोगे तो आप आँख में आंसू आ जाएंगे आपके। तो ठाकुर को कुआं किसकी रचना है? प्रेमचंद का, और यह एक दलित चेतना पर आधारित कहानी है। बाकी रसिक संपादन बूढ़ी काकी और ईदगाह, यह तीनों रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। ईदगाह बाल चरित्र पर विशेष है, ठीक। रसिक संपादन यह मानसरोवर भाग 1 में जो है प्रकाशित है। और बूढ़ी काकी जो है बुजुर्गों के प्रति संवेदनहीनता के बारे में, इसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। बूढ़ी काकी क्या होती है? बहुत इसको खाने का बहुत शौक होता है, बहुत खाना खाती है, ठीक है, लालची होती है। इसके कोई पुत्र बच्चे नहीं होते हैं बूढ़ी काकी के। प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? तो अभी डिस्कस हुआ है, वह है कौन सा? ईदगाह, ठीक है। बाकी शतरंज के खिलाड़ी, सभ्यता का रहस्य, कफन, ये चारों रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की ही हैं। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो 300 कहानी लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अब ये कहानियों को आपको पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी नेट जारफ के लिए मुंशी प्रेमचंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में टीचिंग का कार्य भी किए थे। प्रेरणा नामक कहानी के लेखक, और गोरखपुर में उनके नाम से एक पार्क भी है। प्रेरणा नामक कहानी के लेखक कौन है? बताइए। तो प्रेमचंद जी हैं। इनके 300 कहानियों में एक कहानी प्रेरणा भी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित कहानी काव्य ग्रंथ कौन सा है? सॉरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित काव्य ग्रंथ बताना है। वह है चोखे चौपदे।
आप लोग कई बार पढ़े होंगे और इसका डिस्कस हम कई बार करा चुके हैं अपने वीडियो में। चोखे चौपदे हरिया और द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। बाकी पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी का एक खंड काव्य है और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक, वासव दत्त सुबंधु की रचना है। सुबंधु, स्वप्नवास दत्ता के साथ इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है ना। वासव दत्ता जो है सुबंधु की रचना है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव मैथिली शरण गुप्त का जो है जन्म स्थान है और यह उत्तर प्रदेश में है, झांसी जिले में चिरगांव। ठीक है, झांसी आप जानेंगे तो ये मिलेगा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा इससे ही निकला हुआ क्षेत्र है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ की भाषा बुंदेलखंड ब्रज के लगभग मिलेगी। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, तो को आया है, सुनने को तो कर्म कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या सही होगा? विकल्प डी सही होगा। नहीं यार, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए के अर्थ में यहाँ पर योग होगा। जैसे ईश्वर ने सुनने के लिए होगा, इसका को का मतलब के लिए के अर्थ में प्रयोग होगा। के लिए दुकान दिए हैं, ईश्वर ने सुनने के लिए दुकान दिए हैं, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में कंफ्यूजन न हो, तो विकल्प सी यहाँ पे सही है, संप्रदान कारक। और मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में होता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है को कर्मवाच्य में इसका क्या होगा? मोहन के द्वारा या मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, होगा। विकल्प डी दिख रहा है। निम्न में से पुस्तक शब्द को पहचानी, पुल्लिंग शब्द को पहचानना है। चिड़िया, भूजा, कपड़ा, जात, इन चारों में से बताइए कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। कपड़ा क्या है? पुल्लिंग है। सूती का कपड़ा, ऊन का कपड़ा, ठीक है, तो पुल्लिंग होगा। बाकी चिड़िया, काली चिड़िया, नीली चिड़िया, छोटी चिड़िया। जनता का बहुवचन क्या होगा? जनता का बहुवचन जनता ही होगा, ध्यान दीजिए। जनताएं, जनताओं, जनते मत करिएगा। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बंधु का बहुवचन रूप क्या होगा? बंधु वर्ग होगा। ठीक है, बंधुओं मत करिएगा, ना तो बंधुएं करिएगा, बंधु वर्ग होगा बंधु शब्द का बहुवचन। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? कबीर की भाषा ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, शतुक्कड़ी क्या कहलाती है? शतुक्कड़ी का कहलाती है। रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं। पंचमेल खिचड़ी सुंदरदास जी बोलते हैं और इन्हें भाषा का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोले हैं। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? ठीक है, भावात्मक रहस्यवाद, ठीक, सूफियों का होगा। ठीक है, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद की झलक वाणी में, सूफियों की देन है। और सूफियों के सत्संग, साथ में रहने सत्संग का छाया है। निम्नलिखित में से हनुमत चरित्र के रचयिता कौन है? हनुमत चरित्र के रचयिता इनमें से बताना है, तो रायमल पांडे जी हैं। विकल्प डी सही है, रायमल पांडे की रचना है। बाकी नाभादास की एक प्रसिद्ध रचना है सिद्धांत पंचाध्यायी, याद कर लीजिए। अग्रदास की रामाष्टयाम और तुलसीदास की कवितावली, इस प्रकार की रचना पाएंगे आप। इसको हटाएं। और मालती माधव रचना है। मालती माधव में दो लोगों का, माधव और मालती, प्रेम प्रेमिका होते हैं। माधव और मालती, ये प्रेमी और प्रेमिकाएं हैं दोनों लोग। और मालती माधव में कुल 10 अंक है और यह भवभूति की रचना है। विकल्प ए सही है। बरवे के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? बरवे में कुल 19 होता है। देखिए, विषम चरण में 12-12 मात्रा, 1 और 3 में 12-12 मात्रा और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कुल 19 होता है। तो यहाँ पे विकल्प सी सही होगा। विषम चरणों, सम चरणों में 7-7 मात्राएं बरैवी छंद के। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वह सुरक्षित जिसमें बल है। निर्बल का है जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद है, कौन सा छंद है? तो रोला छंद है। विकल्प डी सही है। हमारे
पूर्व CDS आप जानते होंगे, हमारे पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत। ठीक है, जहां प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहां कौन सा छंद होता है? याद आ गए हैं इस पंक्ति को पढ़ते हुए। जहां प्रत्येक चरणों में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहां पर कौन सा छंद होता है? तो वहां पे वर्णवृत्त छंद होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इंद्रवरजा का नाम ले सकते हैं हम, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? जगदम्बा, जगदम्बा का संधि विच्छेद होगा जगत, जगत धन अम्बा। ठीक है, और संतोष का क्या हो जाएगा? संतोष का सम धन तोष, सम हलंत रहेगा धन तोष। ठीक है, विद्यालय का विद्या धन आलय, अहंकार का अहम धन हलंत रहेगा कार। अब देखिए इसमें क्या मिला? त हलंत त और अ मिला है, व्यंजन मिला इसमें, म और त मिला इसमें व्यंजन मिला, म और अहमकार, म और कार मिला इसमें व्यंजन मिला। विद्यालय में आ और आ मिल रहा है। ठीक है, विद्या धन आलय। ठीक है, आ मिल के बड़ा आ बन जाता है। तो इस समय विद्यालय में जो है स्वर संधि है, और स्वर में कौन? दीर्घ स्वर संधि। विकल्प बी सही है। ई आ या, ई और आ मिलकर क्या बनता है? या। किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? ई और आ या मिलता है। ऐसे आप पढ़े होंगे एक आध बार, इत्यादि पढ़े हैं। इत्यादि यण संधि का उदाहरण है। पहले विकल्प सी सही कर लेते हैं। यण संधि का उदाहरण, और इत्यादि का संधि विच्छेद आप करेंगे तो होगा इति धन आदि। ठीक है, इति धन आदि। इति में क्या? इति को अगर आप तोड़ते हैं, देखिए इस तरह से होगा, ई हो गया, ठीक है, प्लस त हो गया हलंत के साथ, उसके बाद छोटी ई हो गया, और उसके बाद आदि में आ हो गया, ठीक है, प्लस हलंत के साथ द हो गया, प्लस छोटी ई हो गया। तो मिलकर यहाँ पे कौन बना? ई और आ मिला है। ई और आ मिलकर क्या बन गया है? देखिए यहाँ पे या बन गया है, दिख रहा है ना? तो वही पूछ रहा है कि इस संधि में होता है, तो यण संधि में होता है। और उसके बाद पात्रे जलम अस्ति का हिंदी में अनुवाद क्या है? पात्रे जलम अस्ति का हिंदी में अनुवाद बताना है। तो पात्र में जल है, पात्र में जल है, इसका हिंदी में अनुवाद होगा पात्रे, मतलब पात्र में जलम अस्ति मतलब जल है। खेत में अन्न उत्पन्न होता है, खेत ही में अन्न उत्पन्न होता है, का संस्कृत में अनुवाद करिए। क्षेत्रे, क्षेत्रे मतलब खेत में, और अन्नम, अन्न उत्पन्नम भवति, क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति। विकल्प ए सही होगा, खेत में अन्न उत्पन्न होता है। मालती माधव कितने अंकों में विभक्त है? अभी थोड़ी देर पहले आया है। मालती माधव 10 अंकों का है, और यह भवभूति की रचना है। ठीक ना? निम्नलिखित वाक्यों में नमः के योग में, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बहुत बार पढ़ चुके हैं। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप, मतलब ये नहीं, जितना वीडियो हम बना चुके हैं अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आपको रिपीटेड मिलेंगे, चाहे कहीं से भी किसी किताब से हम उठा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 11-12 हज़ार क्वेश्चन अब तक हो चुका है लगभग इस प्रकार। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। निम्नलिखित शब्दों में प्रकृति प्रत्यय है, प्रकृत प्रत्यय कौन सा है? इसमें बता दें, प्रकृत प्रत्यय की बात करें हम तो देखिए आहु, ठीक है, आहु यह रूप है किसका? ब्रू धातु का। ब्रू धातु में, ब्रू का मतलब बोलना होता है, ब्रू मतलब बोलना, और इसका एक धातु रूप आहु, आहु धातु रूप बनेगा। बुरु लट, लट प्रथम पुरुष एक वचन में, और आहु के साथ साथ आहु ही नहीं, एक बनता है इसके साथ बुवंती भी बनता है। ठीक है, बीवंती, ये दोनों बनता है लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में, आहु और विवंती भी, बुरु धातु का। संस्कृत शब्द नासित का संधि विच्छेद क्या है? नासित का संधि विच्छेद एक तो ना, और उसके बाद आसित। ठीक है, ना और आसित हो जाएगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, न आसित, ना आसित नहीं, नौ 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 का अर्थ नहीं होगा, न आसित होगा, सॉरी। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है, नासित का संधि विच्छेद। ठीक है ना? और यहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि।
अनधतन भूतकाल में लकार प्रयुक्त होता है, लकार इसमें लंग लकार प्रयुक्त होता है, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद बताना है। धीवरोक्तम, जहाँ पर लिंग के स्थान पे एक टोपी आ जाए, देखिए यहाँ पे आया तो कौन सी संधि होगी? पहले तो बता दीजिए, गुण स्वर संधि होगी। और यहीं पे अगर दो टोपी होता तो वृद्धि हो जाता, जैसे यहाँ पे ऐसे क्या हो जाता? वृद्धि हो जाता, क्योंकि लिंग के स्थान पे धीवर आ रहा है, तम आ रहा है। तो अब दोनों को मिलाइए, तो मतलब दोनों का संधि विच्छेद करिए तो धीवर होगा और उक्तम होगा। विकल्प सी सही है। ठीक है, धीवर धन उक्तम। निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? निराला जी ने अपनी पुत्री की याद में सरोज स्मृति लिखी है। विकल्प सी सही है, सरोज स्मृति। बाकी कल्याणी जैनेन्द्र जी की रचना है, जैनेन्द्र कुमार का, जैनेन्द्र कुमार का। अब देखिए, कल्याणी नाम से कई रचनाएं रची गई हैं, जैसे कल्याणी परिणय अगर कहा जाए, यह नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का है, लेकिन कल्याणी सिर्फ कहा जाए तो ये जैनेन्द्र जी की रचना है। सरोज स्मृति तो यहाँ पे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। सुनीता स्मृति नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सुनीता जो है जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ठीक, सुनीता किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार का। और तुम और मैं की बात करें, यह किसकी रचना है? तो यह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक, अब विकल्प इसमें कौन सा सही था? सी वाला, सरोज स्मृति अपने पुत्री की याद में निराला जी ने लिखी है। यह एक कविता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? संगत युग्म बताना है। हेम किरीटिनी, हेम किरीटिनी किसकी रचना है? यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। का इसमें देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। वैदेही वनवास हरिऔध की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ठीक, और उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, पहले ही आ चुका है। तो यहाँ पे पहले पूछ रहा है संगत युग्म कौन सा है, तो पथिक जो था राम नरेश त्रिपाठी की रचना थी, यह संगत था पहले से ही। मुक्त छंद की प्रणेता कौन है? निराला की रचना है जूही की कली, यह मुक्त छंद का उदाहरण है। और प्रणेता की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं मुक्त छंद के प्रणेता। रविंद्र कालिया कानन के लेखक कौन है? रविंद्र कालिया नहीं यार, रविंद्र कविता कानन, रविंद्र कविता कानन के लेखक की बात करें तो निराला जी हैं। विकल्प ए सही है। एक दोस्त थे, उन्होंने कमेंट किया कि सर आप पढ़ते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, लिखा कुछ और रहता है और बोलते कुछ और, तो ऐसा हो जाता है जल्दी जल्दी में। और यहाँ पे रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला जी हैं। विकल्प ए सही है, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीत गुंज किस कवि की रचना है? गीत गुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। देखिए इनके नाम से कितनी रचना इसमें आ गए। अयोगवाह वर्ण कौन होते हैं? अंग और आहा। अंग और आहा जो है अयोगवाह वर्ण है। जब आप बहुत प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको ऑप्शन देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। अंग और आहा क्या है? अयोगवाह वर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज गोबर, घोड़ा, हल्दी और कटोरा, इसमें से बताना है आपको देशज शब्द कौन सा है। गोबर एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा गोमय होगा। क्या होगा? गोमय। ठीक है, और घोड़ा का घोटक होगा, घोटक। क्या तत्सम? घोड़ा तद्भव है और इसका तत्सम घोटक होगा। हल्दी भी तद्भव है और इसका तत्सम होगा हरिद्रा, हरिद्रा। तो कौन सा विकल्प डी जो है ये सही हो जाएगा। यह देशज शब्द का उदाहरण है। कौन? कटोरा, जिसकी उत्पत्ति का पता न चले, बोलचाल की भाषा में यह उत्पन्न हो जाए। ठीक है, देहात की भाषा है कटोरा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द बताना है। टिकट, मध्य, मयूर, वचन। तो यहाँ पे टिकट जो है यह विदेशी भाषा का शब्द है और किसका? इंग्लिश का है। मयूर, मयूर का जो होगा यह तत्सम है, मयूर तत्सम। मध्य भी तत्सम और वचन भी तत्सम शब्द है। टिकट इसमें से अंग्रेजी शब्द था। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानना है। कोयल, कुकुर, लाख, भीतर। कुकुर जानते हैं संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा के शब्द जो सीधे सीधे ले लिए गए हैं वह तत्सम शब्द है। तो कुकुर क्या है? तत्सम है। ठीक है, कोयल, कोयल तद्भव है और इसका तत्सम की बात करें तो कोकिला होगा, कोकिला। लाख का लक्ष्य होगा तत्सम और भीतर का अभ्यंतर होगा तत्सम।
अभ्यंतर। काव्य संग्रह नाटक जारी है की रचयिता बताइए। नाटक जारी है, यह लीलाधर जगुड़ी की रचना है। विकल्प डी सही है, डी फॉर डॉग। बलदेव खटिक के रचनाकार बताइए। बलदेव खटिक के रचनाकार कौन है? लीलाधर जगुड़ी जी हैं। नाटक जारी है, बलदेव खटिक। बी फॉर बॉल, बी फॉर बाबा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं है, सबसे पहले चिन्हित कर देंगे। अमन का राग जो है यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है और यह पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। किसका है? शमशेर का। शमशेर बड़ा सा रहेगा, यानी कि तालव्य स रहेगा यहाँ पे। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। बाकी महाप्रस्थान, उर्वशी और कनुप्रिया, ये तीनों रचनाएं पौराणिक कथा पर आधारित हैं। अनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं और महाप्रस्थान नरेश मेहता की रचना है। मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न बोली कौन सी है? मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न बोली जो है वह मैथिली है। विकल्प ए सही है। और मैथिली जो बोली है, इसके मैथिली को कोकिला के नाम से जाना जाता है, विद्यापति को। विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है। विशिष्ट राष्ट्रीय भावधारा के कवि कौन नहीं है? नागार्जुन जो है मार्क्सवादी विचारधारा के हैं। मार्क्सवादी विचारधारा के हैं। बाकी सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर, ये तीनों लोग जो हैं यह राष्ट्रीय भावना के कवि हैं। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? रहस्यवाद की भावना छायावाद में पाई जाती है। विकल्प बी सही है। एक घूंट एकांकी के एकांकीकार कौन है? एक घूंट एकांकी के एकांकीकार कौन है? जानते हैं आप। एकांकी के जनक किसे माना जाता है? राम कुमार वर्मा को माना जाता है। और इनकी एक एकांकी है बादल की मृत्यु। और यहाँ पे बता दें, जो एक घूंट है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। विकल्प सी सही है। और यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर का एक बहुत ही बढ़िया है, प्रेम भोर का तारा। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? मिस्टर अभिमन्यु जो नाटक है यह लक्ष्मी नारायण लाल का है। विकल्प ए सही है, लक्ष्मी नारायण लाल। निम्नलिखित सूची एक कविता, ठीक है, दूसरा प्रकाशन वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, उसका मिलान करना है। प्रेम माधुरी जो है, प्रेम माधुरी सन 1975 में इस कविता का प्रकाशन किया था भारतेंदु जी ने। ठीक है। एकांतवासी आप पढ़े होंगे श्रीधर पाठक के बारे में। इनकी उन्होंने प्रकाशन वर्ष 1886 है और उसके प्रकाशक कौन है? श्रीधर पाठक, इन्हीं की रचना है, कविता है यह। हिम तरंगड़ी जो है, हिम तरंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी का है और 1948 में प्रकाशित हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी। निहार 1930 में महादेवी वर्मा की कविता है। मिला लीजिए पहला का तीसरे के साथ, विकल्प सी सही हो जाएगा। इसको बहुत आसानी से आप दे सकते थे, लेकिन एक ध्यान रहे यहाँ पे प्रकाशक वर्ष दिया था। जब तक याद नहीं रहेगा एक भी, तब तक आप सही नहीं कर सकते। तो याद कर लीजिए, प्रेम माधुरी सन 1875, प्रेम माधुरी। और एकांत योगी 1886, हेम तरंगड़ी 1948 और निहार महादेवी वर्मा की रचना है 1930। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? भारतेंदु युग के नाटककार की बात किया जाए तो श्रीनिवास दास जी हैं, विद्या श्रीनिवास दास। विकल्प ए सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का विमर्श बहुत बार ये भी पढ़ा जा चुका है और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। विकल्प डी सही है, बख्शी। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका का नाम बताइए। दूसरा ताजमहल की लेखिका नासिरा शर्मा है। क्या है? नासिरा शर्मा। विकल्प ए सही है, नासिरा शर्मा। आह में धातु है। आगरा शहर, चलिए उसको छोड़िए। आह में कौन सी धातु है? आह में बुरु धातु है। विकल्प बी सही है। इसके थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया भी था बुरु धातु से लेकर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म को पहले चिन्हित करिए। और कौन सा गलत है इसमें? पुष्प मतलब प्रसून, माता माता प्रसु और सांप ब्याल और मार्ग केतु, मार्ग का मतलब झंडा होना चाहिए, मार्ग केतु नहीं होता है। विकल्प डी जो है गलत हो गया। मार्ग का केतु का क्या होगा? झंडा होता है इसका मतलब, झंडा।
रिक्त स्थान में कौन सा संस्कृत शब्द आएगा? सह, सह कु, यहाँ पे चारों, गुरुकुलम, सह गुरुकुलेन, सह गुरुकुलम उपवसित, सह गुरुकुलम उपवसति, विकल्प ए सही होगा यहाँ पे। हम सब वेद पढ़ते हैं का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? हम सब वेद पढ़ते हैं, वयम, हम सब वेदम पठामह, विकल्प डी सही है, वयम वेदम पठामह। हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? एक बार पहले बता भी चुके हैं, कुल 18 बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी में 5 बोलियां, 5, और पश्चिमी हिंदी में 5, पूर्वी हिंदी में 3, बिहारी हिंदी में 3, और जो पहाड़ी हिंदी है उसमें 2, तो कुल 3 3 6, 5 दूना 10, 16 2 18। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। 5 बोलियां हैं इसमें, बताए भी हैं। ढूंढारी कहिए या हरियाणवी कहिए 1, खड़ी बोली या कौरवी कहिए 2, ब्रज बोली 3, और बुंदेलखंडी 4, कन्नौजी 5। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि किस मुख्यतः किस बोली में आते हैं? ये सब रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर ये ब्रज में आने चाहिए, विकल्प बी सही है, ब्रज अंबर बोली के ये सब कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पहाड़ी है? पहाड़ी बोली कौन सी है? कौरवी पश्चिमी हिंदी, और बांगरू पश्चिमी हिंदी, हड़ौती और राजस्थानी होगी। मांडियाली जो है यह पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर में होगा कर्मधारय समास, विकल्प डी सही है। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वचनामृत का जो विग्रह होगा, यह पहले बता दें, इस वचनामृत में कर्मधारय समास है और वचन रूपी अमृत होगा, इसका विकल्प डी सही है। लाभ है, लाभ अर्थ के लिए क्या होता है? लाभ ही लाभ, इसको 5 उंगली घी में है। ठीक है, 5 उंगली घी में है, लाभ ही लाभ। और देखिए तुरंत पकड़ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा भी कभी दिमाग लगाए होंगे, पढ़े होंगे तो। ठीक है, एक नज़रिए से, एक नज़र भी पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा ये, नहीं तो बहुत आसान है, सभी लोग जानते होंगे। मुहावरा आंखें खोल देना, मुहावरा मतलब आंखें खोल देना। ये देखिए यहाँ पे ना आया है, मुहावरा हो गया, यहाँ पे ना नहीं आया था, लोकोक्ति हो गया। ठीक है, 90% यहाँ से पकड़ सकते हैं आप। मुहावरा आंखें खोल देना, भ्रम को दूर करना होगा, विकल्प ए सही है। बोलती प्रतिमा किस प्रकार की विधा है? बोलती प्रतिमा रेखाचित्र है। बोलती प्रतिमा क्या है? रेखाचित्र है, और इसके रचनाकार श्री राम शर्मा जी हैं। कौन है? श्री राम शर्मा। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? काव्य ग्रंथ कौन सा नहीं है? वैदेही वनवास अज्ञे द्वारा रचित है, और पाथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, पहले भी आ चुका है। भारत भारती, इनके भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की रसज्ञ रंजन जो है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, यह एक मौलिक ग्रंथ है, और यह काव्य ग्रंथ नहीं है। ये क्या है? मौलिक ग्रंथ है। ठीक है, वैदिक वनवास अज्ञे की रचना है। स्वयंभू की कृति का नाम बताइए। स्वयंभू ने कौन सी रचना की? तो पयुमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू का, विकल्प डी सही है। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? आदिकाल की रचना जो है सूरसागर सूरदास की रचना है, बीजक कबीरदास की है, और रचनाओं का संग्रह है। भ्रमर गीत के रचनाकार सूरदास जी को माना जाता है मुख्यतः, लेकिन कई लोग हैं इसमें। भ्रमर गीत में बात करें तो कई लोगों ने भ्रमर गीत रचनाएं की हैं, जैसे नंददास जी हैं, परमानंद दास जी हैं, मैथिली शरण गुप्त भी जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर भी हैं, ये सारे लोग हैं। विद्यापति पदावली विद्यापति की रचना है। ठीक, तो यहाँ पे आदिकाल की रचना यही है, विद्यापति की पदावली, विकल्प बी सही है इस प्रश्न में। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो उसे कहते हैं हिंदुस्तानी भाषा, विकल्प ए सही है। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? राजस्थान की बोली कौन नहीं है? बुंदेली। बुंदेलखंड की बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, कई बार बता चुके हैं। बाकी मारवाड़ी, मेवाती और मालवी ये सब राजस्थानी हिंदी की बोली है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। कितने हो गए? अग्र, मध्य और पश्च, तो 3 हो गए, विकल्प बी सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? मूल दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कैसे? अ मिलकर आ होता है, आ मिलकर आ होता है। तो बड़का बड़का जो होता है ना, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये तीनों दीर्घ स्वर है। मूल दीर्घ स्वर ओ जो है संयुक्त स्वर है। तो विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। कौन सा सही है? डी। मैं पुनि जिन गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कविता का है? यह तुलसीदास का है। किस कविता का है? तुलसीदास का है। विकल्प ए सही है। यहाँ पर कविता पूछा है किस कवि का है ये, तो तुलसीदास का है। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन खंडों में मिलता है? विभत्स मतलब क्या? घेरड़ा जिसमें आए, मतलब काट, जहाँ पे काट नरसंहार हुआ हो वहाँ पे, ठीक है। आरण्य और लंका कांड में होता है। लंका कांड में हनुमान जी जाते हैं, क्या करते हैं? लंका उखाड़ पुखाड़ के जला उला के चलाते हैं, नरसंहार कर देते हैं। आरण्य कांड में, जंगल कांड में राम लक्ष्मण जाते हैं, वहाँ पे कोई ये चिड़ी होती है, उसको मारते हैं ये। तो विकल्प ए यहाँ पर सही है, ठीक है। विभत्स रस, घृणा जिसमें आना चाहिए। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम बताना है। कई बार ये चीज़ पढ़ चुके हैं हम। चंदायन, मृगावती, पद्मावती और मधुमालती। मधुमालती, मृगावती, चंदायन। विकल्प ए सही होगा। बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी पिछले वीडियो में आया है, ठीक है। चंद पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है। विकल्प ए सही है। मुल्ला दाऊद चंदायन की रचना है और जगनिक परमाल रासो के रचनाकार हैं, ठीक है ना। हनुष नाटक के नाटककार कौन है? भीष्म साहनी है। इनकी और एक रचना याद कर लिए, कबीरा खड़ा बाजार में, ठीक। विकल्प सी सही है। हनुष नाटक के रचनाकार, नाटककार। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया था अभिनव गुप्त ने, ठीक है। 9वें रस का इनको जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक काव्य नहीं है? श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, इनमें से बताना है। तो वह है काव्यलिंग अलंकार। विकल्प डी सही है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सा है? क लिखिए, ख, ग, घ, अंगा। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प, ठीक, अल्प प्राण होते हैं, और ये महाप्राण, ठीक है। महाप्राण हो गए। क से लेकर म तक जो होता है इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए, क से म तक स्पर्श व्यंजन, तो ये चारों जो हैं ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चारों आएंगे स्पर्श व्यंजन। कंठ ध्वनि जो होता है क ख ग घ अंगा, यानी कि पहला वाला लाइन जो लिखे हैं यहाँ पे क ख ग घ अंगा, एक कंठ ध्वनि होता है। और भी होता है, लेकिन ये व्यंजन की बात करें स्पर्श ध्वनियों में तो ये वाली लाइन है। और तीसरा चीज अघोष। अघोष होता है जब उसका उच्चारण करने पे घोष न हो, गले में कंपन न हो, उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। यहाँ पे क और ख वाली लाइन ऊपर से नीचे तक, ठीक, क्या होगी? इसको अघोष कहते हैं। जैसे क ख बोलिए तो उच्च जब इसको बोलेंगे तो गले में कंपन नहीं होगा। जैसे बोलेंगे ग घ अंगा, ग घ अंगा, तो कंपन निश्चित होगा, लेकिन क ख में कंपन नहीं है। तो अघोष वाला कौन सा हो जाएगा? क और ख वाला ही होगा। देखिए, स्पर्श में क ख आ गया, कंठ में क ख ग घ आ गया, तो क ख इसमें आ गया, अघोष में क और ख आ गया। अभी भी क्लियर नहीं है क होगा कि ख होगा। उसके बाद महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो महाप्राण में कौन आता है? दूसरा चौथा, यानी कि ख और घ आता है, तो ख वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दें, देखिए, जब बोलेंगे क ग अंगा, बोलिए क ग अंगा, बहुत शार्टली आप बोल पाएंगे। लेकिन जब ख को बोलना है शार्ट में, ख घ, इसको तुरंत बोल के नहीं जा सकते, जैसे जा रहे हैं क ग अंगा, तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं क्या होगा? ख होगा। बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है। दंतोष्ट ध्वनि कौन है? दंत और ओष्ठ में वह जो है दंतोष्ठ है, जिसका उच्चारण करने में हमारा दांत और ओष्ठ दोनों लगता है, ठीक है। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परम निश्रेयस पावें, उद्धारक चाहे तो आवें, यहीं रहे तो आवें, किस रस का उदाहरण है? इसमें किस रस का उदाहरण है बताना है। तो आप देखिए, रे मन आज परीक्षा तेरी, मन की परीक्षा है, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परम निश्रेय पावें, उद्धारक चाहे तो आवें, यहीं रहे तो आवें। इसमें श्रृंगार रस है और वियोग श्रृंगार रस है,
ठीक है। श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा गया है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। जिसमें नायक नायिका का वर्णन हो और उसमें क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। और नायिका के जब मिलने का बात हो नायक नायिका के, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार, और बिछड़ने का जब विवरण हो इसमें, तब क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। सूफी मुक्त काव्य के प्रथम रचयिता कौन है? सूफी मुक्त काव्य के प्रथम रचयिता की बात करें तो अमीर खुसरो। विकल्प भी सही है। जंगल के जीव के रचनाकार बता दीजिए। जंगल के जीव, यह रचना है श्री राम शर्मा जी का। विकल्प सी सही है। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? चारों में से बताइए कृष्णा सोबती की रचना कौन है? बता दें हम, यादें और बातें, भरत भूषण अग्रवाल की रचना है। हम चारों बताएंगे। यादें और बातें किसका है? भारत भूषण अग्रवाल की रचना है यादें और बातें। इनकी ऐसे ही 2-3 रचनाएं हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ यादें कुछ चर्चाएं, कुछ यादें कुछ चर्चाएं, याद हो कि न याद हो, और यादें और बातें, ये तीनों रचनाएं भारत भूषण अग्रवाल जी की ही हैं। स्मृतियों के छंद रामदरस मिश्र की रचना है। रामदरस, इसमें तालव्य स्वर रहेगा। रामदरस मिश्र की रचना है। और दीवान खाना पद्म सचदेवा की रचना है। सचदेवा की रचना है। और हम हसमत जो है कृष्णा सोबती की रचना है। विकल्प ए यहाँ पर सही है, ठीक ना। विकल्प ए। देव किस प्रकार के कवि हैं? अरे देव रसवादी कवि हैं, 1000 बार इसको पढ़ चुके हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? कौन सा द्विवेदी द्वारा लिखित है निबंध? इनमें से बताना है कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी। करुणा जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या श्रीनिवास मिश्र, विद्या श्रीनिवास मिश्र। लाल तारा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विकल्प डी सही है इस प्रश्न में। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? संपत्ति शास्त्र जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, विकल्प बी सही है। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? सुदामा चरित नंददास की रचना है। विकल्प भी सही है। भ्रमण गीत प्रसंग का मूल स्रोत कितना है? बहुत बार पढ़ चुके हैं। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड का हिस्सा है, जिसमें राम राज्याभिषेक की तैयारी की जाती है, लेकिन हो नहीं पाता है। विकल्प सी सही है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले तथा कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। एक बार और पढ़ते हैं। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले तथा कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक प्रेमघन जी हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी जो है यह भूषण की रचना है। विकल्प बी सही है, कवि भूषण की रचना है। बिरह बारिश के रचनाकार कवि बोधा जी हैं। रीतकालिक कवि हैं भूषण और बोधा दोनों जी। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है? क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में लिखी गई, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, और एक है बशेरे से दूर, ठीक है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में लिखी गई है और यह एक आत्मकथा विधा की रचना है। विकल्प डी सही है। ये रहे आज के हमारे 125 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और बता दें, इसको आप टेस्ट फॉर्म के रूप में भी दे सकते हैं। एक OMR ले लीजिए और हमारे साथ आपको क्या करना है, बहुत तेज़ी से, स्लो नहीं चलना है। स्लो चलने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। और बता दें कि OMR लीजिए और OMR को जल्दी से जल्दी टिक लगाइए, प्रश्न को देखते ही टिक लगाइए, और उसकी वजह से हम आंसर बताते हैं, सही गलत का निशान लगाकर आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इतना तेज़ी से आपको काम करना है, ठीक। जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं हम, ऑप्शन देख कर टिक लगाइए, आप
और नहीं लगा पाते हैं तो भी आपको इतना पता होगा कि ये हम कन्फर्म जानते थे, उस मेमोरी के बेस पे भी आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना स्कोर देखिए, इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिस नहीं होती है। 1-2 क्वेश्चन ज़रूर गलत रंग के चले जाते हैं, बी की जगह पे सी, सी की जगह पे डी, या तो अपना रोल नंबर क्रमांक भरने में गलती कर देते हैं। खैर ये सब तो सुधार कर चुके होंगे क्योंकि एज ए आप टीचर हैं, तो यहाँ पे लेकिन इसमें बहुत मैक्सिमम लोगों से गलती हो जाती है गोला भरने में। ठीक है, 125 क्वेश्चन का होता है। जिनको आदत नहीं होती है, जो प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, उनके साथ निश्चित ही गलती हो जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब अगर पहली बार देख रहे हैं तो कर सकते हैं। और ठीक है, इसी तरह लेकर आते रहते हैं हम। मेरा मेन उद्देश्य है टीजीटी, पीजीटी के जितने भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट हैं उसको हम सॉल्व कराएँ। ठीक है, इसी क्रम में अगला वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।